Good morning, all the students. So page number 57, part number 2. We'll proceed with the chapter as we have done part number 1 last class. सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। कौन पास हो गया? उस दिन भी मैंने बताया था कि लेखक पास हो गया था और दर्जे में प्रथम आया। दर्जा मतलब कक्षा में। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का ही अंतर रह गया था। मतलब पहले 3 साल का अंतर था कक्षाओं में, अब वह केवल 2 साल का ही रह गया था। जी में आया, मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं, उनकी खबर लूं। आड़े हाथों लेना भी एक मुहावरा है, खबर लेना। द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, उसके मन में आया कि उनसे पूछूं कि जो आप घोर तपस्या का डंका बजाते थे वो अब कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से भी खेलता रहा, दर्जे में अव्वल भी आया हूँ, अव्वल मीन्स प्रथम आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, क्योंकि भाई थे और उनकी उदासी का कारण था कि वो फेल हो गए थे और इस बात से लेखक को भी दुख था। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब जो वो फेल हो गए थे और अगर मैं उनसे कहूँ उनके घाव पर नमक छेड़ूं, वो दुखी हैं, उनको और अधिक दुखी करूं। घाव पर नमक छिड़कना भी एक मुहावरा है, दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। लज्जास्पद मीन्स शर्मनाक था। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, मतलब गर्व हुआ। वो बहुत ही प्राउडी फील कर रहा था और आत्मसम्मान भी उसका बढ़ चुका था। भाई साहब का वह रोब जो जैसे वो पहले रोब डालते थे वो अब नहीं डाल सकते थे। अब वो रोब नहीं डाल सकते थे क्योंकि अब वो फेल हो चुके थे। जस्ट अ मोमेंट। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। मतलब इतना जो आप परिश्रम करते थे, कौन सा आपने बड़ा काम कर लिया है। फिर उसके बाद जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग साफ जाहिर होते थे कि भाई साहब का वह आतंक जो मुझ पर पहले था वो नहीं था। मतलब मैं मन ही मन अभिमानी हो चुका था। भाई साहब ने इसे भांप लिया था। वो जान चुके थे कि अब जैसे पहले वो उनके आदेश का पालन करता था, अब वो नहीं कर पा रहा था। अब वो क्योंकि उसे अभिमान हो गया था कि वह प्रथम आया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, तेज थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, भोर होता है सुबह के सारे समय, वो गुल्ली डंडे की भेंट करके आया। मतलब सुबह से ही वो गुल्ली डंडा खेल रहा था। भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। तलवार खींच लेना भी एक मुहावरा है, युद्ध के लिए तैयार होना। इस चैप्टर में बहुत सारे मुहावरे आपको मिलेंगे। 40 के करीब मुहावरे इस चैप्टर में पाए गए हैं, तो आप साथ साथ नोट करते जाइए। और अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी तो मैं बाद में भी इसके बारे में डिस्कस करूंगी। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती, बड़े भाई साहब ने कहा। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, क्योंकि रावण वैसे तो एक बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था, बुद्धिमान था। लेकिन अब वो जब अब बहुत सारी सिद्धियां हासिल करने के पश्चात भी जब उसे अभिमान हो गया ना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसका हाल क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। हर वर्ष उसे जलाया जाता है, लोग उसकी दुर्गति करते हैं। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पड़ गए? महज महज होता है सिर्फ या केवल। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल चीज है जिंदगी का अनुभव। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इस लाइन के लिए आपको आशय स्पष्ट करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको अंडरलाइन करिए, मार्क करिए। बहुत कोई भी लाइन आपको उठा के उसके बारे में विस्तार से वर्णन करें तो पूछा जा सकता है। तो जो जो मैं लाइंस मार्क करवा रही हूँ आप मार्क करते जाइए, राइट।
नेक्स्ट है जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। अभिप्राय का अर्थ होता है भाव। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल होता है ब्रह्मांड। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहा जाता है, मतलब चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी का सम्राट राजा कहा जाता है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य, उनका जो अधिकार, आधिपत्य होता है अधिकार, स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप, महीप जो है वो राजा को कहते हैं, आपको इसके पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं, उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसे की गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, उसके गुलाम थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ना तो उसका घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पर पानी देने वाला भी ना बचा था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। कुकर्म का अर्थ होता है बुरे काम। अभिमान मीन्स गर्व, इतराए नहीं, अभिमान नहीं करे, अपने आप पर इतराए नहीं कि मैं सबसे सर्वोपरि हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, अर्थात जो अभिमानी है उसका जो सर हमेशा नीचा होता है। शैतान का हाल पड़ा ही होगा। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया था। तुमने तो केवल एक दर्जा ही पास किया है। कहते तुम तो एक क्लास ही आगे जो है वो पास करके आए हो, और तुम्हें तो ऐसा अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुमने तो केवल एक दर्जा ही पास किया और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तुम्हें अभिमान हो गया है। सिर फिर जाना मतलब तुम्हें अभिमान हो गया है। ये समझ लो कि तुम मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गया है। अंधे के हाथ बटेर लगना भी एक मुहावरा है कि मूर्ख व्यक्ति को अचानक बड़ी सफलता मिल जानी, कोई बड़ी चीज मिल जानी, अंधे के हाथ बटेर लगना को कहते हैं। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने पढ़ी हुई है ना ये लोकोक्ति। तो कहते हैं ऐसा जो तुक्का है, ऐसी जो एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। कभी कभी गुल्ली डंडे में अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। खिलाड़ी तो केवल परिश्रम से ही बन सकते हैं। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मतलब ऐसे उपदेश देकर बड़े भाई साहब जो थे वो छोटे भाई को समझा रहे थे, उसे बात बात पर ये बात जता रहे थे कि तुम पास हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभिमान करते जाओ, तुम अपने आप में ही अभिमानी हो जाओ। नेक्स्ट वो कहता है कि मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना भी मुहावरा है, घबरा जाओगे। जब अलजबरा और ज्योमेट्री, भिन्न भिन्न विषयों की वो बात कर रहे हैं। अलजबरा और ज्योमेट्री मैथ्स के पार्ट हैं, आप सब जानते हो। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अर्थात बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, मतलब अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। बादशाहों के नाम याद रखना, वो कहते हैं कि कोई आसान बात नहीं होती है। कितने ही हमारे इतिहास में बादशाह हुए, 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ किसी को याद नहीं है। आसान समझते हो? कहता है ये बहुत कठिन कार्य है, बार बार वे उसे जता रहे थे। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, मतलब ये गलती आपकी पकड़ी जाएगी। सफाचट, सब कुछ जो जितने नंबर मिलने थे वो सब अब नहीं मिलेंगे। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर का अर्थ होता है जीरो। हो किस ख्याल में? दर्जनों, दर्जन होता है, एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम्स हुए, कौड़ियों चार्ल्स हुए,
तो कौड़ी में 20 चीजें होती हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, कहते हैं गिन गिन के थक जाओगे, याद कर कर के थक जाओगे, तुम्हारा दिमाग चकराने लगेगा। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे, इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो 10 लाख नाम बता देता, इन्हें कम से कम अपने नामों में तो कुछ अंतर करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे नाम याद रखना बहुत कठिन कार्य है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट जाते हैं। कहते हैं ABC जैसे आप करते हो ना, ABC की जगह CAB लिख दो तो आपका सम गलत हो जाता है। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से ना पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, क्यों उन्हें कष्ट पहुंचाते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। कहता है इसमें कोई विशेष अंतर तो नहीं है, परंतु ना जाने इन्होंने क्यों अंतर कर रखा है। मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह। कहते हैं उनको क्या परवाह है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। वह तो देखते ही जो पुस्तक में लिख दिया, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले, बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। मतलब इस पैराग्राफ में अध्यापकों पर एक व्यंग्य किया जाता है कि अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे सब कुछ याद रखें, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता और तुम्हें ऐसा करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इसी रटंत का नाम, मतलब रट्टेबाजी को ही शिक्षा का नाम दे रखा है। हमारी शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है, वे उसे बताते हैं। आखिर वे इन बेसिर पैरों की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर लंब गिरा दो। लंब होता है बेस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना, लंब कहा जाता है परपेंडिकुलर को। तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन है, इससे क्या भाव है। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा रह जाए मेरी बला से। यहाँ पर उन्होंने गणित विषय की चर्चा की है कि गणित विषय में ऐसा बच्चों को करने के लिए दिया जाता है, तो हमें मेरी बला से हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए ये सब करना पड़ता है, ये सब याद रखना पड़ता है। तो ये सब खुराफात याद ही रखनी पड़ेगी। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया है। मूविंग अहेड टू द पेज नंबर 59, कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अध्यापक क्या कहते हैं कि कह देते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। हेडिंग तो क्या है, बहुत छोटा है, जो 4 पन्नों से कम ना हो। कहते हैं कि विस्तार से लिखो, मतलब 4 पृष्ठ उस पर लिखो। पन्ना होता है पृष्ठ। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। मतलब हेडिंग इतना छोटा और उस पर 4 पेज लिखना कितना मुश्किल है। बच्चों के मन के भावों को भी अध्यापकों को समझना चाहिए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। संयम का अर्थ है धैर्य। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने बच्चे भला कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में ही कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की कहते हैं क्या जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ, मैं तो इसे गलती समझता हूँ। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए, उसको मतलब बढ़ा चढ़ाकर लिखने के लिए मजबूर किया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, फटाफट कह दे और अपनी राह ले, अपनी मंजिल की ओर आगे वो बढ़ जाए। लेकिन अध्यापक जो हैं वो बच्चों को इतना अधिक कहते हैं काम दे देते हैं, इतना अधिक लिखने के लिए कहते हैं। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो 200 पन्ने लिखवाने के लिए कह रहे थे। कहते हैं संक्षेप में कहा है तो 4 पन्ने कह रहे हैं, अगर बहुत अधिक कहते तो 200 पन्ने शायद लिखवा डालते। उनका तो कहना ही क्या। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, मतलब कैसी कश्मकश भरी
जो स्थिति है उसमें बच्चों को डाल दिया जाता है। उल्टी बात है या नहीं, बालक भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं है, इतना शिष्टाचार नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये भी एक मुहावरा है। कठिन काम करने पड़ेंगे और आटे दाल का भाव मालूम होगा तुम्हें, वास्तविकता का पता चलेगा, असलियत का पता चलेगा, ये भी एक मुहावरा है। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हो, अर्थात तो जमीन पर पाँव न पड़ना भी मुहावरा है, तुम्हें अभिमान हो गया है। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, आशय स्पष्ट करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरे बांधिए, गांठ बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने क्या ये उपदेश माला कब समाप्त होती, क्योंकि बड़े भाई साहब तो अब शुरू हो गए थे और उनका चुप होना बहुत मुश्किल था। अब तो स्कूल का समय हो गया, नहीं तो ये भाषण जो था उसे बहुत लंबे समय तक जो सुनना पड़ता। भोजन आज भी मुझे निस्वाद सा लग रहा था। क्यों निस्वाद सा लग रहा था? कि इतनी डांट पड़ गई थी कि अब उसे जो भोजन था वो भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस दिन बच्चों को डांट पड़ती है ना, उस दिन वो उनका खाने को मन नहीं होता है। तो इस तरह से छोटे भाई के साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। जब पास होने पर इतना तिरस्कार होता है, कहता है एक तो मैं फर्स्ट आया हूँ, पास भी हो गया हूँ और मुझे उस पर इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं, भला ये कहाँ की उनका न्याय है। तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाए। प्राण ही ले लेना भी एक मुहावरा है, उसका मतलब जीवन लीला ही समाप्त कर देनी। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर डरावना चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया, डरा कर रख दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। ताज्जुब मीन्स अचरज है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी जब पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों ही बनी रही, मतलब इतना सुना, इतनी लताड़ सुनी, लेकिन फिर भी मुझे उसे खेल अधिक प्रिय था, पुस्तकें अच्छी नहीं लगती थी। खेल कूद का अवसर हाथ से वह नहीं जाने देता था। पढ़ता भी मगर बहुत कम, लेकिन वो कम पढ़ता था, लेकिन कम समय में ही वो भाई साहब से अधिक पढ़ जाता था, समझ कर पढ़ता था। बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, काम पूरा हो जाए। कई बच्चे ऐसे हैं ना, जितना होमवर्क मिलता है बस वो उसी से कंसर्न होते हैं, उतना ही काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करते। तो लेखक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और दर्जे में जलील ना होना पड़े, मतलब क्लास में इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। जलील मीन्स बेइज्जती। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह लुप्त हो गया था। विश्वास क्यों पैदा हुआ था? कि हाँ वो फर्स्ट आया, वो मॉनिटर है, लेकिन अब बड़े भाई साहब की लताड़ सुनकर वो विश्वास कहीं रफू चक्कर हो गया था। चोरों का सा जीवन कटने लगा था, क्योंकि वो भाई साहब से छिपता फिरता था। फिर मूविंग हेड टू द पार्ट नंबर 3, फिर सालाना इम्तिहान फिर से हुआ, वार्षिक परीक्षा हुई और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर वो पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। अब देखो यहाँ पर बार बार भाई साहब फेल होते जा रहे हैं और वो खेल कूद कर भी पास होता जा रहा है। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। कहता मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं, बट मैं कैसे प्रथम आया मुझे नहीं पता। मुझे खुद अचरज हुआ, हैरानी हुई। अचरज का अर्थ है हैरानी। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राणांतक बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द शायद चाट गए थे। 10 बजे तक इधर 4 बजे उठ जाते थे भोर से, उधर 6 से 9:30 तक। स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, चेहरे की चमक ही चली गई थी पढ़ पढ़ कर। मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुन नाया गया तो वह रो पड़े, मतलब उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। मूविंग हेड टू द पेज नंबर 60, टेक इट आउट, टर्न योर पेज। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी मेरी शायद आधी रह गई थी, क्योंकि दुख था कि बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं। मैं फेल भी हो गया होता तो भाई साहब को इतना शायद दुख ना होता। लेकिन विधि की बात को कौन टाले? विधि किसे कहते हैं? भाग्य को।
मेरे और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। पहले 3 था, फिर वो पास हुआ 2 का, अब फिर वो फेल हो गए तो 1 का अंतर रह गया। दर्जा मीन्स क्लास। अब मतलब धीरे धीरे वो दोनों एक ही कक्षा में शायद आ जाएंगे। तो अब क्योंकि बड़े भाई साहब तो बार बार फेल होते जा रहे हैं, मेरे मन में एक कुटिल भावना पैदा हुई, बुरी भावना, कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। क्योंकि छोटा था, बचपना था, तो वह उनके बारे में कहता कि एक बार फेल हो जाए और मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? मुझे कहता डांट नहीं सकते फिर वो, क्योंकि मैं तो उनके साथ आ जाऊंगा। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया कि मुझे बड़े भाई साहब के का आदर करना चाहिए, उनके लिए बुरी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। आखिर वह मुझे हित के विचार से ही डांटते थे। हित मतलब मेरा भला ही जानते थे। अगर बड़े आपको कुछ कहते हैं तो इट मीन्स कि वो आपका भला चाहते हैं, तो इसीलिए आपको डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लग रहा था। उस समय बच्चों को बुरा लगता है। हम भी जब छोटे थे, हमें जब डांट पड़ती थी तो हमें बुरा लगता था, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो रियलाइज हो जाता था कि यस, वी हैव डन द मिस्टेक एंड वी शुड नॉट डू इट इन द फ्यूचर। आपको भी अच्छा नहीं लगता जब टीचर्स आपको डांटते हैं या पेरेंट्स आपको डांटते हैं। उस समय आपको गुस्सा आता है, लेकिन फिर आप उस कुछ समय बाद जो है वो नॉर्मल हो जाते हो। तो वो कहता है कि मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है, जो उन्होंने बार बार मेरी फजीहत की, मुझे डांटा और मैं दनादन पास हो जाता हूँ, अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। शायद उसी डांट का ही असर है। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, कुछ उनके स्वभाव में नरमी सी आ गई थी। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। लेकिन अब वे शायद खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। वो कुछ नरम पड़ गए थे, उनका स्वभाव नरम पड़ गया था। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मतलब मैं और अब आज़ाद हो गया था, खूब ज़्यादा खेलने लगा था। मैं उनकी सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति का अनुचित लाभ, मतलब मैं उसका फ़ायदा उठाने लग गया था, क्योंकि मेरा खेलना, लेखक कहता है, और अधिक बढ़ गया था। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊं, पढूं या ना पढूं, मेरी तो किस्मत अच्छी है, मेरे स्टार अच्छे हैं, मैं तो पास हो जाऊंगा। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो लेखक ने बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ था। कनकोआ किसे कहते हैं? पतंग को। बच्चे पतंग उड़ाते हैं और बच्चों को बहुत शौक होता है, खासकर लड़कों को, पतंगबाजी का। तो कहता है कि मुझे भी पतंगबाजी का नया नया शौक लग गया था और मुझे अच्छा लगता था कि मैं पतंग उड़ाऊं। अब सारा समय पतंगबाजी की ही वेट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, उनकी इज्जत करता था, उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता, मांझा देना, कन्नी बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करना, समस्याएं सब वो कहता छिप छिपा कर मैं उनसे कर लिया करता था। मैं भाई साहब को ये संदेह ना करने देता, शक ना करने देता कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कुछ कम हो गया है, क्योंकि मैं साथ ही साथ उनका आदर भी करता था। नेक्स्ट, एक दिन संध्या का समय था। हॉस्टल से दूर में कनकोए लूटने में बेतहाशा दौड़ा, बहुत तेज, बेतहाशा मीन्स बहुत तेज दौड़ता जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक कौन है? पतंग, जो दूर तक उड़ती जा रही है और मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा है। अर्थात वो भूमि को छूने वाली है और वो पकड़ने के लिए उसकी ओर लपक रहा है। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जा सकती है। मानो आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए, जैसे बच्चे कोई पतंग कटकर आती है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी स्टिक्स लेकर उसे मतलब पकड़ने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही वो ऐसी जो स्टिक्स लेके आए थे जो जिसके आगे 2 मुंह बने होते हैं, ताकि वो पतंग को जल्दी से उतार सके।
तो किसी को आगे पीछे की खबर नहीं थी। सब बेपरवाह लड़के मैदान में घूमते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे, मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हों। क्योंकि बच्चों को पतंगबाजी जब वो करते हैं ना, तो आसपास क्या हो जाता है और हो रहा है, उन्हें उस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है, और वो उनका ध्यान सिर्फ, आंखें जो है वो सिर्फ आकाश की ओर ही होती है, और ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। इसलिए सभी बच्चों को सचेत रहना चाहिए और कभी भी ऐसी पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने आसपास की खबर रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी जरूरी है। दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा मीन्स अचानक। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, उनसे मुलाकात हो गई, मतलब कहने का भाव कि वो टकरा गए, सामने उनके आ गए। शायद बाजार से लौट रहे थे, वहीं हाथ पकड़ लिया, उग्र भाव से गुस्से से बोले कि इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के, मतलब कुछ पैसों के कनकोए के लिए तुम दौड़ते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें घर से पैसे नहीं मिलते हैं? तुम्हें इसका कोई लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं, तुम बड़ी जमात में आ गए हो, और तुम्हारा व्यवहार भी अपनी उम्र के साथ, अपनी कक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। अब तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी बेइज्जती हो। मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, बड़े भाई साहब ने उसे जताया। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन, मतलब पोजीशन मीन्स हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, क्योंकि पुराने समय में जब बच्चे 8वीं करते थे, 10वीं करते थे, तो उन्हें नौकरी पर, घर वाले नौकरी पर लगवा देते थे। उस समय नौकरियां मिल भी जाती थी, परंतु आज ऐसा नहीं होता है, आज समय बदल चुका है। तो कहता है कि 8वें में तो लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ। मिडलची जो 8वीं पास हैं उन्हें कहा जाता है, मिडल मीन्स 8वीं। आज अव्वल दर्जे में डिप्टी मजिस्ट्रेट और यहाँ सुप्रिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातई में काम करते हैं, उनके पास काम करते हैं। मातई मीन्स उसके अंडर काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। ये उचित दिखाई नहीं देता। तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मूविंग अहेड टू द पेज नंबर 61। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। कहते हैं तुम जो कम अक्ली दिखा रहे हो ना, तुम ऐसा व्यवहार करते हो तो मुझे कई बार दुख होता है। तुम ज़हीन हो, बुद्धिमान। ज़हीन किसे कहा जाता है? बुद्धिमान। इसमें शक नहीं है, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का? कहते हैं वो बुद्धि किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की ही हत्या कर डाले। इसलिए तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। कहता तुम्हारे मन में शायद ये भावना आती होगी कि तुम मेरे से केवल एक दर्जे नीचे हो। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। कहते ये तुम गलत सोचते हो। मैं तुम्हारे से 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज भी तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो उम्र का अंतर है, कहते हैं उसे तो भगवान भी अब नहीं मिटा सकता। उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मतलब मैं उम्र में तुमसे बड़ा ही रहूँगा, अनुभव मेरा अधिक ही तुमसे रहेगा। इसलिए तुम्हें ऐसी भावना मन से निकाल देनी चाहिए। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA कर लो, फिल कर लो, लिट कर लो, ये सब डिग्रियों के नाम हैं ही क्यों ना कर लो। समझ किताबों पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, आशय स्पष्ट करने के लिए पूछी जा सकती है। हमारी अम्मी ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ ले, लेकिन अम्मा अम्मा रहेगी और दादा दादा रहेंगे। यहाँ तक
ओके, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस। और कहते अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया देखी है, तजुर्बा अधिक है, अनुभव अधिक है, और वो हमेशा तक रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हजारों बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे अधिक है और तुमसे ज़्यादा है। तो इसलिए वो बताते हैं कि अनुभव जो है वो, हम बड़े भाई साहब कहते हैं कि मेरा अनुभव तुमसे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। पेज नंबर 61 पर यहाँ तक मार्क कर लीजिए। आज यहाँ तक रीड करना है, और जितने भी मुहावरे आपको इस चैप्टर में आ रहे हैं वो साथ साथ मार्क कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे। थैंक यू ऑल।